दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80 के दशक के बहुत ही फेमस हॉरर फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स की एक फिल्म डाक बंगला के बारे में। मुझे एग्जैक्ट याद है कि बचपन में रामसे ब्रदर्स की इन हॉरर फिल्मों को देखने के बाद डर का माहौल बहुत ज्यादा हो जाता था। मैंने उस समय रामसे ब्रदर्स की बैक टू बैक 2-3 फिल्में देखी थीं और इतना ज्यादा डरने लगा था कि अपने कमरे में अकेला नहीं सो पाता था। यहाँ तक कि यह डर इतना ज्यादा था कि घर के आंगन से होते हुए बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो जाता था। तो आज हम अपने डर को एक बार फिर से ताज़ा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी डाक बंगला की। कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे और एक सुनसान डाक बंगले से होती है, जहाँ कमरे में पति पत्नी रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उस औरत को अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर ये दोनों बेड से नीचे उतरकर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उसके नीचे एक तहखाना बना हुआ है। और ये सब देखकर वो औरत और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे डरो मत, मैं इस बंगले का 3 महीने से मैनेजर हूँ और मुझे तो ऐसा 3 महीने में कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। फिर अचानक वो औरत उस डाक बंगले के बाहर बारिश में भीगती और चिल्लाती हुई आती है और उस डाक बंगले का गेट खोलने लगती है। लेकिन जब गेट नहीं खुलता है तो वो फिर से अंदर की तरफ आ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो व्यक्ति खून से भीगा हुआ उसके सामने दम तोड़ देता है और फिर औरत की आवाज़ भी शांत हो जाती है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा घर, जहां एक व्यक्ति अभी जल्द ही किसी नौकरी को छोड़कर आया था और वो न्यूज़पेपर में अपने लिए किसी नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था, डाक बंगले के लिए एक काबिल मैनेजर की जरूरत है जो अंग्रेजी भी अच्छी जानता हो। तभी उसकी पत्नी बोलती है, भला आपसे अच्छी अंग्रेजी और कौन जानता होगा। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसे वो डाक बंगले में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है और अब वो अपनी पत्नी के साथ में उस डाक बंगले पहुंच जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक गर्ल्स हॉस्टल में डाकिया सपना नाम की लड़की का मनी ऑर्डर लेकर आता है, जिसमें कुछ रुपयों के साथ में एक पत्र भी होता है जिसमें लिखा था, अब मुझे एक डाक बंगले में मैनेजर का काम मिल गया है। दरअसल ये सपना उस नए डाक बंगले के मैनेजर की साली थी, जिसकी अब छुट्टियां भी आ गई थीं और सपना अपनी सहेली के साथ में जीजाजी के डाक बंगले पर छुट्टियां बिताने का प्लान बनाती है और अपने दोस्तों के साथ उस डाक बंगले की तरफ निकल पड़ती है। और इधर मैनेजर की पत्नी, जो कि उस डाक बंगले में सो रही होती है, उसे अचानक से एक भयानक सपना आता है, जिस सपने में उसे दिखता है कि उस डाक बंगले के एक बंद पड़े कमरे में सपना का किसी भयानक आदमी ने सर काट दिया है। और फिर उसे उसी बंद कमरे में सपना की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसके ऊपर खून पड़ा था और वो अपने पति अजय से बोलती है, मुझे अभी उस कमरे में ले चलो। और फिर वो दोनों रात में ही उस कमरे में चले जाते हैं और वो कहती है, मैंने अभी अपने सपने में यही बेड और बिल्कुल ऐसी ही सपना की तस्वीर देखी है जो अभी उनके सामने दीवार पर टंगी हुई थी। लेकिन तभी अचानक बाहर सपना आ जाती है और सपना अपनी सहेलियों को अपने जीजाजी से मिलवाती है और वहां हमें उस डाक बंगले का एक सफाई कर्मचारी खुर्शीद खान भी देखने को मिलता है। अगली सुबह चाय के टाइम पर वैशाली अपनी छोटी बहन सपना को बताती है, मैंने तुम्हारी जैसी शक्ल की लड़की को अपने सपने में देखा है और डाक बंगले के एक कमरे में कुछ वैसी ही पेंटिंग भी लगी है। तभी वैशाली कहती है, दुनिया में एक चेहरे मोहरे के कई लोग होते हैं। तभी वहां सपना का बॉयफ्रेंड राज भी आ जाता है और फिर शुरू होता है सपना और राज के बीच में एक रोमांटिक गाना और तब तक शाम हो जाती है। और जब रात में सपना सो रही होती है तो उसे सपने में वही तस्वीर देखने को मिलती है जो इसकी बहन वैशाली देख चुकी थी और वो उस तस्वीर को देखने के लिए राज के साथ उस कमरे में जाती है, जहां उसे अपनी वही तस्वीर देखने को मिलती है जैसी सपना ने अपने सपने में देखी थी। लेकिन इसके अलावा उसे वहां पर एक किताब भी मिलती है जिसके पढ़ने के साथ कहानी काफी पीछे चली जाती है, जहां ठाकुर मान सिंह की बेटी अपने पति के साथ अपना कारवां लिए रास्ते से जा रही थी। तभी वो राजकुमारी रास्ते में एक जगह को देखकर खुश हो जाती है और अपने पति से बोलती है, कितनी खूबसूरत जगह है ये और क्यों ना यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कर लिया जाए। लेकिन तभी उस राजकुमारी का पति कुणाल कहता है, ये जगह खतरनाक शैतान के पुजारी को मानने वालों की जगह है। लेकिन राजकुमारी के कहने पर पूरी टोली वहां पर विश्राम के लिए रुक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस शैतान के पुजारी का अड्डा, जहां से हमें पता चलता है उसका एक बेटा भी है जो राजकुमारी की इज्जत पर वार करता है, पर मौके पर ही कुणाल आकर उसकी इज्जत बचा लेता है। लेकिन जब ठाकुर मान सिंह को ये बात पता चलती है तो वो कुणाल से कहता है, तुम्हें उसे वहीं जान से मार देना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये शैतान के पुजारी अपना इंतकाल जरूर लेते हैं।
और उधर वो पुजारी अपने बेटे से कहता है, हमारे पास अविश्वसनीय शैतानी ताकत है जिसके बल पर हम बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को भी अपने कदमों में झुका सकते हैं, और तुमने उस हसीन के पीछे एक शैतानी ताकत को भुला दिया। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रात में ही तलवार लेकर निकल पड़ता है और उस हवेली में पहुंचकर सीधा कुणाल के पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और फिर उस खूबसूरत राजकुमारी की भी जान ले लेता है। और फिर गुस्साए ठाकुर मानसिंह अपनी सेना से उस पर सैकड़ों कोड़ों से वार करते हैं। फिर उसकी दोनों टांगें, उसके दोनों हाथ और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करवा देते हैं और अपनी सेना को हुक्म देते हैं कि बुला लाओ इसके शैतानी बाप को और तोहफे में उसे अपने बेटे का शरीर दे देना। और जब वो शैतानों का पुजारी आकर वहां अपने बेटे का शरीर देखता है तो वहां भूकंप से वहां के सेनापतियों को मार देता है और फिर अपने बेटे के सभी टुकड़ों को उठाकर सुई धागा से मिला देता है। और फिर वो शैतान उसमें अपनी शैतानी ताकत डालकर अपनी बची हुई जिंदगी भी उसमें डाल देता है और अपने प्राण छोड़ देता है। फिर ठाकुर मानसिंह उस तहखाने को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म दे देते हैं और पत्थर से उसके दरवाजे को बंद करके उसके दरवाजे पर सूरज देवता की एक तस्वीर लगवा देते हैं। और इस तरह से राज और सपना की ये किताब को पढ़ते पढ़ते कहानी वर्तमान में लौट आती है। फिर वो दोनों हिम्मत करके उस तहखाने में जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही उस दरवाजे से सूरज देवता की तस्वीर को हटाते हैं तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है, महल का झूमर हिलने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने जा रहा हो। लेकिन फिर भी वो सूरज की तस्वीर को हटाकर दीवार तोड़कर अंदर चला जाता है, जहां उन दोनों को इंसान की हड्डियों का एक ढांचा मिलता है और उसे देखने के बाद सपना काफी डर जाती है और फिर वहां से तुरंत आकर अपने जीजाजी को उस तहखाने के बारे में बताने लगती है और वो सब सुबह इस डाक बंगले को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन तभी रात में अलमारी से एक मरा हुआ आदमी सपना की अलमारी खोलते ही नीचे गिर पड़ता है और ये देखने के बाद सपना और भी ज्यादा डर जाती है और वो उसी रात डाक बंगले को छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहां गुंडे आ जाते हैं जिनसे यहाँ का खुर्शीद खान, जिसने यहाँ इस डाक बंगले के कर्मचारी की हत्या कर दी थी और खुद इस डाक बंगले का कर्मचारी बन गया था, वो कहता है जब तक हमारे सभी साथी यहाँ नहीं पहुँच जाते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए वो सभी फिर से अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। लेकिन तभी उस डाकुओं के सरदार शाकाल के साथी की वो शैतान हत्या कर देता है और ये देखकर साकाल का छोटा भाई कहता है हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन साकाल यहाँ से जाने से मना कर देता है। और अब इस डाक बंगले में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका था क्योंकि शैतान उस साकाल के दूसरे आदमी को भी मार देता है। तभी अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि साकाल का आदमी सपना की फ्रेंड डायना की इज्जत लूटने का प्रयास करता है, लेकिन वहां शैतान आकर उसको भी बुरी तरह से मार देता है और डायना उन सभी को यह बात बताती है कि मेरे सामने उस शैतान ने इसकी हत्या की है। लेकिन उस समय उस डायना की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सभी अपने अपने बेडरूम में जाकर लेट जाते हैं, लेकिन वैशाली को नींद नहीं आती है और वो उठकर मछलियों के जार में दाना डालने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर शैतान आ जाता है और वैशाली का सर मछलियों वाले जार में डाल देता है। अब वैशाली की मौत देखकर अजय और उसकी छोटी बहन सपना काफी घबरा गई थीं। अगले सीन में जब साकाल का भाई रोमांस कर रहा होता है तभी उस लड़की को भी शैतान अपना शिकार बना लेता है और वो अकेला ही बाहर गाड़ी में बैठकर भाग निकलता है। लेकिन वो शैतान उस गाड़ी में भी आ जाता है और फिर वो बंगले की तरफ भागता है, जहां एक सुराग में उसका पैर नीचे चला जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी साकाल बाहर आकर देखता है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और अब तक शैतान हवेली में आ जाता है और साकाल उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता है। फिर वो साकाल को भी वहीं पर खत्म कर देता है और अब तो वो शैतान अपना भयानक रूप ले चुका था और वो महल की दीवारें गिराने लगता है और उसी बीच वो सपना की फ्रेंड डायना को भी खत्म कर देता है और फिर सपना को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी राज उसे अपने हाथ में शीशा लेकर सूरज की किरणें दिखाता है और वो शैतान अब शांत होने लगता है और वो वहां से भागकर अजय को बताता है कि इस शैतान की मौत सिर्फ सूरज की किरणों से हो सकती है। फिर वो तीनों उसे एक चैन के टुकड़े से लटकाकर बंगले के ऊपर पहुंचा देते हैं, जिससे उस शैतान पर सूरज की गर्मी पड़ते ही वो शैतान जलकर खत्म हो जाता है और फिल्म के अंत में सिर्फ राज और सपना ही बचते हैं, बाकी सभी उस शैतान का शिकार बन जाते हैं और यहाँ पर फिल्म डाक बंगला खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी रामसे ब्रदर्स की उस समय आई बहुत ही डरावनी फिल्म डाक बंगला की कहानी। हालांकि आज के टाइम पर आपको भले ही ये कहानी उतनी ज़्यादा डरावनी ना लगी हो,
लेकिन उस समय राम से ब्रदर्स की ये फिल्में देखने के बाद रात में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। राम से ब्रदर्स की अगली कौन सी फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और फिल्म की ऐसी ही कहानी के साथ में।